गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। ठीक है। और कल हमने जो चैप्टर पढ़ा था उससे आगे बढ़ते हुए, ठीक है, उससे आगे बढ़ते हुए मैं देखूंगा कि आवेश के मात्रकों के बारे में हम बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, कूलम। ठीक है। सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या था, स्थिर कूलम। ठीक है। एक कूलम में कितने स्थिर कूलम होते हैं, बोले सर 3 × 10⁹ स्थिर कूलम है ना, 3 × 10⁹ ठीक है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक के बारे में हमने बातें की थी कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, बोले सर फेराडे होता है। ठीक है। फिर हमने बात की थी कि एक फेराडे में कितने कूलम होते हैं, तो कितने होते हैं, 96,500 कूलम होते हैं। फिर हमने बात की थी या नहीं की थी, देखो ये बात हमने नहीं की थी। ठीक है। विद्युत चुंबकीय मात्रक EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है। एक कूलम में 1/10 EMU होते हैं। ठीक है। एक कूलम में 1/10 विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है। क्लियर, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। इसके बाद दोस्तों इनके साथ में, आवेश के साथ में कभी कभी आपको देखने को मिलेगा माइक्रो कूलम। क्या लिखा होगा, माइक्रो कूलम। अब माइक्रो कूलम क्या होता है, तो सर माइक्रो क्या होता है, माइक्रो को हम म्यू से शो करते हैं। ठीक है ना, म्यू से दर्शाते हैं। और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶। कभी भी आ जाए कि 2 माइक्रो कूलम, कितना, 2 माइक्रो कूलम, तो इस माइक्रो की जगह आप क्या रख देंगे, 10⁻⁻6 कूलम। आ गई बात समझ में। इसके बाद आता है मिली, तो कई बार आएगा कि मिली एम्पियर, तो मिली की जगह पर आप क्या रख लेंगे, 10⁻³ है ना। फिर कई बार जगह आपको देखने को मिलेगा नैनो, नैनो को हम N से शो करते हैं, नैनो कूलम है ना, नैनो कूलम आ जाएगा तो ऐसा आएगा 2 नैनो कूलम है ना। तो नैनो की जगह पर आप क्या रख देंगे, बोले सर 10⁻⁹ रख देंगे। फिर आता है पीको, ठीक है ना, ये भी कई जगह आएगा, जैसे पीको फेरेड। ठीक है। तो पीको क्या होता है, पीको होता है 10⁻12। और भी ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन इतनी चीजें हमारे काम में अभी आने वाली हैं। ठीक है। माइक्रो, मिली, नैनो और पीको। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग याद कर लेंगे, है ना। इसके बाद हम देखते हैं आवेश के गुण, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे। पहली हमारी प्रॉपर्टी है कि क्या है, कि सजातीय जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, है ना। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, या फिर मैंने क्या लिखा, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब समान आवेश में क्या हो जाएगा, बोले सर प्लस प्लस, यदि किसी वस्तु पर प्लस चार्ज है और उसके पास कोई दूसरी वस्तु प्लस चार्ज वाली आई, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर माइनस माइनस चार्ज है तो इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इनको बोलते हैं हम सजातीय आवेश। क्या बोलते हैं, सजातीय आवेश। सजातीय से मतलब क्या होता है, एक ही जाति के, है ना, एक ही जाति के। ठीक है, सजातीय मतलब एक ही जाति के, है ना। किसी वस्तु पर प्लस चार्ज है, उसके पास कोई प्लस चार्ज वाली वस्तु लेके आएंगे तो उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर किसी वस्तु पर माइनस चार्ज है, उसके पास में एक दूसरी माइनस चार्ज वाली वस्तु लेके आएंगे तो उसमें भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण। ठीक है, हमेशा रिपल ईच अदर। ठीक है। इसके बाद देखें हम सेकंड वाला, है ना, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब असमान आवेश क्या हो गए, बोले सर अगर किसी वस्तु पर प्लस चार्ज है और एक दूसरी माइनस चार्ज वाली वस्तु उसके पास में लेके आएंगे तो आकर्षण होगा, है ना। अगर माइनस चार्ज वाली के पास में प्लस चार्ज वाली लेके आएंगे तो भी क्या होगा, आकर्षण होगा। और इनको हम बोलते हैं विजातीय आवेश। क्या बोलते हैं, विजातीय आवेश। ठीक है ना, सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों के बीच में हमेशा आकर्षण होता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमारे क्लियर हुए, ये आप लोग नोट डाउन करेंगे। बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार तरीके से मैं बता रहा हूं। ठीक है,
फिर आते हैं हम हमारे तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है कि आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि और सदिश राशि, इन चीजों को आपको मैं समझाता हूं, है ना। क्या होता है अदिश राशि? वे भौतिक राशियां जिनके पास केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती है। ठीक है, और सदिश में क्या हो जाएगा? वे भौतिक राशियां जिनके पास दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। फिर आते हैं हम हमारे तीसरे नंबर पे, आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। इस पॉइंट की जगह कभी कभी एक पॉइंट लिखा हुआ मिलता है कि आवेश हमेशा अचर रहता है। आवेश कैसा रहता है? अचर। अचर का मतलब जो कि विचरण नहीं करता, है ना, जो विचरण नहीं करता उसे क्या कहते हैं? अचर। ठीक है, ये या फिर जो बदलता नहीं है ना, जो वहीं पर रहता है। ठीक है, तो क्या लिखा है? आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि अगर मान लो, है ना, अगर मान लीजिए कोई m द्रव्यमान की वस्तु है ना, जिस पर q चार्ज है और ये v वेग से आगे बढ़ना चाह रही है ना, v वेग से आगे बढ़ती है, तो इस वस्तु के चार्ज पर, इस वस्तु के वेग के कारण कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन वेग के कारण इसके द्रव्यमान में इफेक्ट पड़ेगा, है ना। किससे? ये किससे पता चलता? आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया था, है ना, उसको डिटेल में मैं यहां पर नहीं समझाऊंगा, लेकिन उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि डेल एम, है ना, डेल एम इज इक्वल टू, है ना, m0 अपॉन √1 माइनस, है ना, 1 माइनस v² बाई c²। बोले सर ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी, क्या पता क्या बोल दिया आपने, हमें समझ में नहीं आता। ठीक है, क्या है ये जो डेल एम है? ये डेल एम क्या है? द्रव्यमान में परिवर्तन। किसमें? द्रव्यमान में परिवर्तन। अब ये डायरेक्ट बोल रहा है कि भैया द्रव्यमान में तो परिवर्तन होगा। क्या होगा उसमें अगर वेग होगा तो? m0 क्या है? बोले सर ये है स्थिर द्रव्यमान। क्या होता है? स्थिर द्रव्यमान। ठीक है, ये c क्या होता है? बोले सर ये c होता है प्रकाश का वेग, है ना, प्रकाश का वेग। और आप सभी जानते हैं प्रकाश का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, प्रकाश का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और यहां पर ये v क्या है? ये होता है वस्तु का वेग, वस्तु का वेग। अब मुझे ये बताओ कि जो प्रकाश का वेग है वो 3 × 10⁸ है, और ये डेल m क्या है? द्रव्यमान में परिवर्तन है। m0 क्या है? स्थिर द्रव्यमान है। अब क्या होता है कि द्रव्यमान तो बदलता है ना, वस्तु के वेग के कारण द्रव्यमान पर तो इफेक्ट पड़ता है, लेकिन चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये वाला जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, यही कहता है कि आपका वस्तु के वेग से द्रव्यमान, वस्तु के वेग से चार्ज का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं हम। अगला देखते हैं, आवेश एक योगात्मक राशि है। कैसी राशि? आवेश एक योगात्मक राशि। योगात्मक कैसी राशि है? देखो इस चीज को थोड़ा सा आप समझ लो। वैसे तो आपको पॉइंट याद रखने हैं, फिर भी क्या होता है, किस प्रकार से होता है, वो चीज मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, योगात्मक राशि से क्या मतलब है? योगात्मक राशि से मतलब यह है कि मान लीजिए कोई वस्तु है ना, एक वस्तु है, इस वस्तु को मैंने +2 कूलम चार्ज दिया। कितना कूलम चार्ज दिया? +2 कूलम। ठीक है, और इसी वस्तु को एक तरफ से मैं 3 कूलम चार्ज दे दूं। ठीक है, +3 कूलम, तो ये दोनों मिलके यहां वस्तु पर कितना आ जाएगा? बोले सर ये 5 कूलम हो जाएगा, +5 कूलम। इसी को हम बोलते हैं कि ये एक योगात्मक है, मतलब इस पर जितना आवेश आता है वो जुड़ जाता है, और जब नहीं जुड़ जाता है, अगर मान लो नेगेटिव चार्ज रहा तो घट भी जाएगा। मान लो ये -2 कूलम चार्ज देता मैं इसको, है ना, तो फिर यहां पर चार्ज क्या हो जाता? यहां पर चार्ज हो जाता 1 कूलम। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो आवेश क्या है? एक योगात्मक राशि है। ठीक है, क्लियर दोस्तों? ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम आवेश संरक्षण और आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।